स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की उस यात्रा पर चलेंगे जो 1951 से शुरू होकर आज तक जारी है। और ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक विकास की एक जीती जागती कहानी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है ये समझना कि संविधान में ये बदलाव क्यों और कैसे हुए, और इन संशोधनों ने हमारे देश को कैसे आकार दिया। हाँ, और ये जानकारी एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संविधान में बदलाव होता कैसे है, मतलब क्या प्रक्रिया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। संविधान निर्माताओं ने इसे न तो इतना लचीला बनाया कि कोई भी सरकार इसे आसानी से बदल दे, और न ही इतना कठोर कि ये समय के साथ अप्रासंगिक हो जाए। एक संतुलन बनाया गया है। हाँ, इसके लिए अनुच्छेद 368 में मुख्य रूप से रास्ते बताए गए हैं। अनुच्छेद 368 सुनने में ये थोड़ा तकनीकी लगता है। क्या आप इसे हमारे सुनने वालों के लिए आसान बना सकती हैं? जैसे पहली विधि क्या है? जरूर। पहली विधि है साधारण बहुमत, यानी सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत। हाँ, इसे आप एक साधारण ताले की तरह समझ सकते हैं। इसके लिए संसद में जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनके 50% से ज्यादा वोट की जरूरत होती है। अच्छा, ये तो काफी सीधा है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है जैसे नए राज्य बनाने हो या किसी राज्य का नाम और सीमा बदलनी हो, ऐसे कामों के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि संविधान के जो जरूरी हिस्से हैं उन्हें बदलने के लिए इससे ज्यादा मजबूत ताले की जरूरत होगी। आपने सही समझा। यहीं पर दूसरी विधि आती है, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। ये एक तरह का सेफ लॉकर हुआ फिर। कह सकते हैं। इसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, और दूसरी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 मतलब लगभग 66% बहुमत। तो ये ज्यादा सुरक्षित है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों जैसे संविधान के बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों में संशोधन के लिए, ताकि उनके साथ आसानी से छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल। और मुझे याद है कि एक तीसरी सबसे कठिन प्रक्रिया भी है। वो तो किसी डबल लॉक तिजोरी जैसी लगती होगी। हाँ, आप कह सकते हैं। तीसरी विधि है विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति। ये सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। हाँ, और ये तब जरूरी होता है जब मामला देश के संघीय ढांचे से जुड़ा हो, मतलब केंद्र राज्य संबंधों से। जैसे जीएसटी परिषद या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, मतलब ऐसे मुद्दे जो केंद्र और राज्य दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अच्छा, तो इसी संतुलन ने हमारे संविधान को स्थिरता और लचीलापन दोनों दिए हैं। सही कहा। अब जब हम प्रक्रिया समझ गए हैं, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले संशोधन से, जो 1951 में हुआ। आजादी के ठीक बाद ही संविधान बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी वजह थी भूमि सुधार। सरकार जमींदारी प्रथा खत्म कर जमीन का समान वितरण करना चाहती थी। हाँ, लेकिन इसमें अड़चनें आ रही थी। बहुत। जमींदार और राजे महाराजे संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर अदालतों में इन कानूनों को चुनौती दे रहे थे, जिससे सुधार रुक गए थे। तो सरकार ने इस कानूनी अड़चन का क्या हल निकाला? सरकार एक बहुत ही अनोखा और उस समय के लिए जरूरी समाधान लेकर आई। पहले संशोधन के जरिए संविधान में अनुसूची 9 जोड़ी गई। अनुसूची 9, इसकी क्या खासियत थी? इसकी खासियत ये थी कि इसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी गई। मतलब उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। हाँ, ये एक तरह का कानूनी कवच था ताकि भूमि सुधार तेजी से हो सके। ये तो संसद और न्यायपालिका के बीच एक लंबी बहस की शुरुआत रही होगी। बिल्कुल। यहीं से संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के बीच का वो तनाव शुरू हुआ, जो आज तक किसी न किसी रूप में दिखता है। ये एक बहुत गहरा पहलू है। अच्छा, जमीनी सुधारों के बाद देश के भीतर भी एक बड़े बदलाव का दौर आया, जब भारत के नक्शे को फिर से बनाया गया। हाँ, और इसकी शुरुआत हुई 7वें संशोधन से 1956 में। ये फजल अली आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। और इसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, है ना? जी। इसने उस समय की ABCD श्रेणी के राज्य खत्म किए और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तब पीप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जैसा एक बड़ा राज्य हुआ करता था। और फिर उसी पीप्सू राज्य का भी पुनर्गठन हुआ, है ना? बिल्कुल।
एक दशक बाद 18वां संशोधन आया 1966 में, जो शाह आयोग की सिफारिशों पर था। इसने पिप्सू को कैसे बांटा? इसने उस बड़े राज्य का भाषा के आधार पर विघटन कर दिया। इसमें से हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर हरियाणा बना। अच्छा। पंजाबी भाषी क्षेत्रों से आज का पंजाब बना, और जो पर्वतीय क्षेत्र थे उन्हें मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और चंडीगढ़? चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की साझा राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये सिर्फ नक्शा बदलना नहीं था, बल्कि भाषाई पहचान को मान्यता देना भी था। सही कहा। इसी तरह भारत की बाहरी सीमाओं का भी विस्तार हुआ, खासकर पुर्तगाली शासन के अंत के बाद। हाँ, 10वें संशोधन जो 1961 में हुआ, उसके जरिए दादरा और नगर हवेली भारतीय संघ में शामिल हुए। और गोवा का विलय? उसके ठीक एक साल बाद 12वें संशोधन 1962 ने ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा, दमन और दीव का भारत में पूरी तरह से विलय कर दिया। इसी कड़ी में सिक्किम का विलय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम माना जाता है। उसके पीछे की कहानी क्या थी? हाँ, क्योंकि उस समय चीन की 5 फिंगर पॉलिसी की चर्चा थी। 5 फिंगर पॉलिसी? हाँ, जो तिब्बत को हथेली और लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश को उसकी 5 उंगलियां मानती थी। ओह, तो इस बढ़ते खतरे को देखते हुए सिक्किम ने भारत में विलय का फैसला किया। जी, अपनी सुरक्षा के लिए। और ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी हुई। 2 चरणों में? ये दिलचस्प है। पहले 35वें संशोधन 1974 से सिक्किम को एक सह राज्य यानी को स्टेट का विशेष दर्जा दिया गया। ये भारतीय संविधान में एक अनूठा प्रयोग था। और फिर अगले ही साल एक जनमत संग्रह के बाद 36वें संशोधन 1975 के जरिए सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। वाह, ये भारत की कूटनीतिक सूझबूझ का एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। जमीन और सीमाओं से आगे बढ़कर संविधान लोगों की पहचान को भी मान्यता देता है। 8वीं अनुसूची इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जिसमें भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन आज इसमें 22 हैं। और इन अतिरिक्त 8 भाषाओं को जोड़ने की प्रक्रिया को याद रखने का एक सरल गणितीय फॉर्मूला भी है ना? हाँ, 21 + 71 = 92। वाह, 21 + 71 = 92। ये तो एक कमाल की ट्रिक है। इसका मतलब समझाइए जरा। देखिए, 21वें संशोधन 1967 ने सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा। ठीक है, 21 से सिंधी। फिर 71वें संशोधन 1992 ने 3 और भाषाएं जोड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे याद रखने के लिए नमक ट्रिक भी है। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, क से कोंकणी। बिल्कुल। और अंत में क्योंकि 21 और 71 को जोड़कर 92 आता है, तो 92वें संशोधन 2003 ने 4 और भाषाएं जोड़ी। कौन सी 4? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बहुत बढ़िया। देश के नक्शे और भाषाओं को व्यवस्थित करने के बाद 70 के दशक में राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने संविधान की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। आप आपातकाल के दौर की बात कर रहे हैं? हाँ, और उसके सबसे बड़े संवैधानिक परिणाम यानी 42वें संशोधन की। इसे मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? इसे मिनी संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत व्यापक और गहरा था। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर था और इसने संविधान के 59 प्रावधानों में बदलाव कर दिए थे। 59 बदलाव? ये तो लगभग संविधान को दोबारा लिखने जैसा है। 3 प्रमुख बदलाव थे। पहला, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। हाँ, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल। दूसरा, संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। और तीसरा था शक्ति का जबरदस्त केंद्रीकरण। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। और अदालतों की शक्ति भी कम की गई थी। हाँ, और सबसे चिंताजनक, अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत सीमित करने की कोशिश की गई। ये सिर्फ कानूनों का बदलाव नहीं था, ये तो भारत के लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक वैचारिक लड़ाई थी, है ना? बिल्कुल। ये एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का टकराव था। और आपातकाल के बाद जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उसका पहला काम इसी वैचारिक लड़ाई का जवाब देना था। हाँ, और वो जवाब था 44वां संशोधन। हाँ। तो 44वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की बहाली और 42वें संशोधन से हुए नुकसान की भरपाई करना था। यही इसका लक्ष्य था। इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए।
सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ताकि इसका भविष्य में दुरुपयोग न हो सके। जी। राष्ट्रपति को किसी बिल को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने की शक्ति वापस दी गई और लोकसभा का कार्यकाल भी वापस 5 वर्ष कर दिया गया। और एक बहुत बड़ा बदलाव संपत्ति के अधिकार को लेकर हुआ था। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव था। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत एक मूल अधिकार के दर्जे से हटा दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। हाँ, अनुच्छेद 300A के तहत। इसका मतलब था कि सरकार विकास कार्यों के लिए कानून बनाकर जमीन का अधिग्रहण कर सकती थी और इसे मूल अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र की बहाली के बाद 80 का दशक राजनीतिक सुधारों का दौर लेकर आया। उस समय एक बड़ी समस्या थी दल बदल की। हाँ, जिसे मजाक में आया राम गया राम की राजनीति कहा जाता था। इससे सरकारें अस्थिर हो जाती थी। बिल्कुल। इसी समस्या के समाधान के लिए 52वां संशोधन लाया गया 1985 में, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। जी, जिसके तहत कुछ शर्तों पर पार्टी बदलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती थी। और ये कानून आज भी कितना प्रासंगिक है। हम आज भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जैसी खबरें सुनते हैं। ये बात सही है। खैर, राजनीतिक स्थिरता के लिए ये कानून तो आ गया, लेकिन उसी दौर में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया। आप 61वें संशोधन की बात कर रही हैं, 1989 की। जी हाँ, इसने वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। और इसने भारतीय राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। पूरी तरह से। एक ही फैसले से करोड़ों युवा मतदाता बन गए। अब राजनीतिक दलों को युवाओं के मुद्दों जैसे रोजगार, शिक्षा, इन सब पर ध्यान देना जरूरी हो गया। संविधान राजनीतिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए भी प्रतिबद्ध है, जैसे SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान। हाँ, लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण। लेकिन ये प्रावधान स्थायी नहीं है। इसे हर 10 साल में संसद द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। और हाल ही में 104वें संशोधन 2020 ने भी यही किया है। जी, इसने SC समुदाय के लिए इस आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए यानी 2030 तक बढ़ा दिया है। इस संशोधन में एक और महत्वपूर्ण बात हुई। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 सीटें थीं, उन्हें समाप्त कर दिया गया। हाँ, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। सरकार का तर्क ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस समुदाय की आबादी बहुत कम रह गई है और अब उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। तो 1951 के भूमि सुधार से लेकर 2020 के आरक्षण विस्तार तक ये यात्रा दिखाती है कि हमारा संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये एक जीवित दस्तावेज है जो देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों के साथ लगातार विकसित होता रहा है। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि सरकारें बदल सकती हैं, राजनीतिक विचारधाराएं बदल सकती हैं, लेकिन संविधान का जो मूल उद्देश्य है, भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और देश की एकता को बनाए रखना, वो हमेशा कायम रहा है। और हर संशोधन इसी मूल भावना को बनाए रखने का एक प्रयास है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार, हमने देखा कि संविधान समय के साथ कैसे बदला, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियां सामने आएंगी, तो संविधान के लचीलेपन और उसके मूल सिद्धांतों के बीच का ये नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियों को खोजना होगा।